देखिए, बताऊंगा मैं। बिल्कुल। नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और मैं अब फौजियों के बीच में हूँ। चुनावी यात्रा है हमारी और अलग अलग तबके के लोगों से हम बात कर रहे हैं और आज हमारे पास एक्स सर्विसमैन हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्योंकि हरियाणा में भी लगभग 4 लाख से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन हैं, वोट का इस्तेमाल करेंगे और बैलेट से भी सीधी सी बात है, वहाँ से भी आप लोग अपने चुनाव में भागीदारी देते हैं। और पिछला चुनाव तो हम रोहतक का देखें तो सारा ही खेल हो गया सारी चीज़ों का और बैलेट के ऊपर आके ही सारा इधर उधर जो भी नतीजे आए बैलेट के ऊपर था, वो फौजियों ने जो अपना निर्णय दिया। लेकिन मैं जो आप आर्मी से हैं, काफ़ी आपका पुराना नाता रहा है आर्मी से और आज भी आप लोगों के लिए बीच में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मैं आर्मी के लिहाज से मैं बात करना चाहूँगा आप चारों से कि आखिर मुद्दे क्या हैं। चुनाव आ गया है सर के ऊपर, ऐलान हो चुका है, तो इसमें आप किस तरीके से सोच के वोट डालेंगे या सोचेंगे कि किधर चुनाव होना चाहिए? देखिए, हम सैनिक हैं और हम वोट डालते टाइम, अब हम वोट की कीमत समझते हैं, तो हम वोट डालते टाइम ये सोचेंगे कि हमारा सैनिकों का एक्चुअल वेलफेयर, एक्चुअल सैनिकों की जो सोच है, जो देश की सुरक्षा है, उस पर रियल टर्म से कौन काम करता है, उसकी किसकी सूझबूझ है और कौन सेना को जो है सम्मानित करता है। हम ये सोच के पूरे इस मुद्दे पर हम वोट डालते हैं। देश में बहुत मुद्दे होते हैं, उसके लिए जनता है, लेकिन हम भूतपूर्व सैनिक हैं। हमारा आज भी देश की सुरक्षा से, आज भी देश की स्टेबिलिटी से, आज भी देश के अंदर जो भूतपूर्व सैनिक है, जो सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक, जो सैनिक के अंदर, उसके लिए आज भी हमारे दिल में वही जज्बा है। तो हम वही मुद्दों पे सोचेंगे, उन्हीं के तहत हम वोट देंगे। जी सर, हरियाणा में लगभग कितने हैं आप, थोड़ा सा क्लियर है, कोई वोटर्स कितने हैं आप एक्स सर्विसमैन? तकरीबन 5 लाख के करीब हैं। हमारी संस्था के साथ 1,30,000 जुड़े हुए। आप एक संस्था जो हरियाणा एक्स सर्विस लीग रजिस्टर्ड एनजीओ है, इसके साथ 1,30,000 वेटरन जुड़े हुए हैं। उनके फैमिली मेंबर अलग है। ये तो कभी बात होती है चुनाव को लेकर भी, आप चर्चा करते हैं कि किस तरीके का माहौल है या हम फिर इस तरीके से आगे बढ़ें? हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपॉलिटिकल है, पर क्योंकि चुनाव एक पूरे देश के लिए मुद्दा है, तो ज़रूरी बात है ग्रुप्स में हमारे लिए भी बातचीत होती है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम नहीं डिस्कस करते। और हमारा भी मुद्दा क्या होता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी फौजियों के लिए, सेनाओं के लिए ज़्यादा कंसर्न कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी असलियत में इनका भला चाहती है, कौन सी पार्टी दिखावे के लिए भला कर रही है, कौन सी पार्टी इसका इस्तेमाल करके मिसयूज कर रही है, कौन सी पार्टी है जो इसको ठीक ढंग से इस्तेमाल करना चाहती है। डेफिनेटली ये मुद्दे सब में होते हैं। बिल्कुल, धीरे धीरे हम बात करेंगे। हमारे साथ सर भी हैं। सर, अब जो फौजियों को लेके देखें, अब पिछले 10 साल का आप कार्यकाल देखें नरेंद्र मोदी का, आपको क्या लगता है कि बेस्ट था या उससे पहले बेस्ट था? देखो, ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती है, तो ये सिस्टम है।
पर जो आज कल का जो मुद्दा है, जो हमारे जवानों को जो अग्निवीर का और ओपी का किस्सा है, हाँ अग्निवीर का भी किस्सा है, उससे लेके संतुष्टि नहीं है। तो जो जवान से हम बात करते हैं, हमारे बहुत लॉयल जवान है, बहुत देशभक्त जवान है, वो क्या यही बोलते हैं कि करनी और बोलने में फ़र्क है। फर्क है। हाँ, बोलना बहुत है, करना बहुत कम है। तो वो करने पे जो जोर देगा वही हमारे साथ है, वही देश के साथ है। क्योंकि जो फौज कमज़ोर है, जो देश, जो सभ्यता, जो संस्कृति अपने हाथ काट देती है, वो कभी ना कभी गुलाम हो जाती है, जैसे हमारा इतिहास बताता है। जी जी। तो आपसे थोड़ा सा और खुल के मैं पूछना चाहता हूँ कि अग्निवीर को लेकर आप कितना सहमत हैं, और इससे कितना, क्योंकि जो मौजूदा सरकार रही है नरेंद्र मोदी की, वो कह रही है कि एक बेनिफिट है और 4.5 साल के बाद पेंशन वो 10-15 लाख जितना रुपए वो अमाउंट करें वो आएंगे, और एक जवानी में उनको यहाँ भी कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। तो इसमें दिक्कतें कहाँ हैं? आपको लगता है कि उनके साथ सहमत हैं या असहमत हैं? देखिए, मैं अग्निवीर पर बिल्कुल असहमत हूँ इस सरकार के साथ। कारण 3-4 सीधे सीधे कारण है। पहली बात तो ये है कि ये कह देना कि हम भारतीय सेना को नौजवान बना रहे, यंग कर रहे हैं भारतीय, वो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। भारतीय सेना में आज भी भारतीय सेना के जो नायब सूबेदार, रिसालदार, सूबेदार, जो ऑनरी कैप्टन तक हैं, जो कि खेलते हैं, जो कि फिट हैं, जो कि बिल्कुल हर एक चीज़ काम करते हैं। अभी पीछे अगर आपने देखा हो श्रीनगर के अंदर वो टेररिस्ट में वो सूबेदार साहब थे, वो बिल्कुल उसी तरह लड़े जैसे जवान। तो हमारी जो ये कह देना कि हम जो नौजवान भाई फिट फौज कर रहे हैं, पहले तो ये गलत, एक प्रचार गलत है कि भाई आज तक की फौज अनफिट थी, अब अग्निवीर उसको फिट कर देगा, ये गलत है, बिल्कुल गलत धारणा। दूसरा, फौज एक लड़ाई जो है एक बहुत हाई कैलिबर मतलब मैकेनिज्म है, बहुत हाई कैलिबर। उसके लिए, उस टीम को लड़ने के लिए, जब आप वर्ल्ड कप की टीम खिलाते हो तो 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल सब टीम मेंबर्स चलते हो। तो आप सिर्फ क्रिकेट खिला रहे हो, आदमी आउट होता है, स्निक हो गया, बॉल हो गया। इधर लाइफ, जान, देश की सुरक्षा का सवाल है। वो छोटी सी टुकड़ी, उसकी कितनी काबिलियत है, उसमें कितनी टीम स्पिरिट है, उसके अंदर कितना जज्बा है, जज्बे, ये चीज़ें एक दिन में पैदा नहीं हो सकती। तजुर्बा, ड्रिल्स, एक दूसरे की ये चीज़ें, बहुत वेपन की हैंडलिंग। अगर एक तरफ हम कह रहे हैं साइंटिफिक होते जाएंगे, एक तरफ हम कह रहे हैं शॉर्ट टर्म में, हर शॉर्ट टर्म में 4 साल की ट्रेनिंग, 4 साल के एक आदमी नौकरी कराएंगे, वो 6 महीने उसमें आएगा और 6 महीने ट्रेनिंग करेगा और वो यही काबिलियत से काम करेगा जिस काबिलियत से मतलब एक ट्रेन सोल्जर करता था। तो मेरे समझ में एक आप फौज के अंदर एक बेसिक वीकनेस कर रहे हो कि जो टीम है, लड़ाई के टाइम जब टीम आएगी 2030-32 में 60% आदमी जो है वो बिल्कुल नया होगा, 4 साल से कम सर्विस होगी, तो वो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगी, वो खटकेगी। और आपने तो धीरे धीरे उसकी, इसके बहाने से आपने तो सेना की स्ट्रेंथ ही कम कर दी। आपने जो डेफिशिएंसीज थी कोविड की 2019 जो एनरोलमेंट थी वो की नहीं, और आपने जो 55,000 थी वो भी नहीं की है। तो अगर आपको निकालना है, अगर आपको कट करनी है स्ट्रेंथ, आप पार्लियामेंट में एक पास कीजिएगा, सारे देश को पता लगेगा कि आप कर क्या रहे हो। जो इस देश के एक एक्स चीफ कहते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक्स चीफ, वो स्टेज पे कहते हैं कि मेरे लिए तो सरप्राइज था, जनरल रावत ने बोला ना मिले सर, तो रियल सरप्राइज था। ऐसे सरप्राइज थोड़ी देते हैं। सेना के अंदर कोई भी बदलाव वो एक किसी ना किसी प्रोजेक्ट के तहत, किसी ना किसी फेजेस में, किसी ना किसी आपने एक टेम्पलेट बना के उसको पहले अभ्यास करते, पहले देखते उसमें खामियां क्या हैं, आपने इम्प्लीमेंट कर दी। क्योंकि आप दुनिया को कुछ और बोल रहे हो, असलियत में कह रहे हो हम पेंशन बिल कम करना चाहते हैं। भाई अगर देश तरक्की कर रहा है, देश के पास पैसा बढ़ रहा है, तो भाई आपकी सुरक्षा भी बढ़नी चाहिए। अगर मोदी की सोच पे आप शक क्यों कर रहे हो, मुझे ये समझ आया। क्योंकि मैं उनकी सोच पे शक नहीं कर रहा। अकेले प्राइम मिनिस्टर मोदी थोड़ी मतलब उन्होंने आराम से बैठ के जंतर मंतर दे दिया। ये तो एक सोच है, जो एक टीम है। मैं उस टीम पे शक कर रहा हूँ पूरी, जिन्होंने ये सोच ला ली है। अकेले प्राइम मिनिस्टर को तो सपना नहीं आया। हमारे
हमारी अगर किसी आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में ऐसी चीज़ अप्रूव हुई हो, हमारी सेना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट चला हो, हमारे आर्मी कमांडर्स ने रिकमेंड किया हो, तो हमारे चीफ को पता होता ना, हमारे यूनिट्स ने रिकमेंड किया हो, हमारे सीओ ने रिकमेंड किया हो, तो पता लगता ना। बिना डिमांड के कर दिया, ये डिमांड ही नहीं। मतलब और फौज डिमांड नहीं करती, सब फौज रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, एक्विजिशंस के लिए, इनके लिए डिमांड, हम सैनिक हैं, हम उसको एक प्रपोजल को इस ढंग से पुटअप करते हैं कि नेसेसिटी है। हम जो इक्विपमेंट लेते हैं ना, उसको बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं AON, नेसेसिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। मतलब ये देश की सुरक्षा की आवश्यकता है। अगर रफेल आना था तो देश की सुरक्षा की अनिवार्य आवश्यकता थी, पिछले 15 साल से डिमांड नहीं थी, अनिवार्य आवश्यकता थी। तो ये नेसेसिटी है। तो नेसेसिटी ये है कि आज दुनिया में खलबली मची हुई है, आज दुनिया के अंदर हाहाकार मची हुई है, दुनिया अनस्टेबल है। आप देख लिए यूक्रेन और उसका युद्ध इतना चल रहा है क्योंकि जवान नहीं है रशिया के पास लड़ने लिए। हमारे पास साम्राज्य जवान है, हमारे पास नौजवान है, देश उगता हुआ भारत है साहब, 140 करोड़ हैं और कोई कमी नहीं है हमारे पास। नौजवान बाहर, आप नौजवान बिल्कुल बाहर सड़कों पे जाए, एक परमानेंट नौकरी हो, एक परमानेंट उसका कोई टीम स्पिरिट हो, और ये तो एक तरह से सामाजिक मुद्दा भी है। एक लड़के को आपने उम्मीद दी, उसको रैली में भेजा, उसको रिजेक्ट कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, उसको एनरोल नहीं किया, ये सब बड़े मुद्दे हैं। लेकिन अग्निवीर तक सीमित रखो कि इससे ना यूनिट कोहेशन टूटती है, इसमें यूनिट कोहेशन बनने में टाइम लगता है, लड़ाई में आप वो काबिलियत नहीं रहेगी जो काबिलियत आप सोचते हैं। लोग इजराइल का एग्जाम्पल देते हैं, लोग वेस्ट का एग्जाम्पल देते हैं, जहाँ काम करने को आदमी नहीं, हथियार की बात छोड़ो। हमारे पास नौजवान लड़के हैं, नौजवान लड़कियां हैं, आज सब पूरा ओपन है, सब बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, सब सेना में जाना चाहते हैं। तो हमारे पास सब कुछ होते हुए आप क्यों, मतलब कोई भी तो रीज़न होना चाहिए तो ना। करवाया किसने फिर? आपको नहीं पता लगा कि ये फैसला कैसे हो गया? आर्मी को बिल्कुल पता ही नहीं लगा किस तरीके से ये फैसला कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ पॉलिटिकल था, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉलिटिकल था, पॉलिटिको इकोनॉमिक। कुछ बुद्धिजीवियों ने सोचा कि किस तरह से जो है सेना का बजट कट किया जाए, किस तरह से पेंशन बिल कम किया जाए। उन्होंने कहा पेंशन बिल कम करेगा, ये तरीका है। लेकिन उसका उन्होंने ये नहीं पता कि पेंशन बिल फौज पेंशन और पेंशन बिल के लिए नहीं, देश की सुरक्षा के लिए है, और देश की सुरक्षा की कोई कीमत नहीं होती। और पुराना जो सैनिक रिटायर हो जाता है वो साहब उसका, आप एक तरफ तो आप कहते हैं आप हर वर्ग के लिए ये कर रहे हैं, एक तरफ एक प्रणाली थी जिसके तहत आपका एक वर्ग समृद्ध था, एक वर्ग खुशहाल था, उसके चारों तरफ तो आप कह रहे हो इसको कट करते चले जाओ। इसके अलावा भी कोई बिंदु हैं जहां पर आपको लगता है कि असहमति हो सरकार के फैसलों से? अग्निवीर के अलावा जिस तरह से ओरोप 2 में डिले की गई, ओरोप 2 में डिले की गई और उसको प्रोलॉन्ग कर दिया गया, और फिर उसको एकदम से डिक्लेयर करके उसकी, मैं नहीं समझता उसमें जो उसमें खामियां थी, आज भी वो संस्था जो है, हमारी संस्था जो है सैनिकों की संस्था, वो कोर्ट में गई हुई है। तो वो जो डिफरेंसेस हैं, जो वो हमारे इश्यूज हैं, उनको क्यों नहीं सॉल्व करते? जो हमारे जेसीओज हैं उनकी अगर पेंशन कम आई है तो साहब वो दिख रही है सबको। तो अगर एक रैंक हमारा रिटायर्ड रैंक, जेसीओज हमारे बहुत अहम रैंक है, बहुत कड़ी है रेजिमेंट की, तो वो मतलब यूनिट की और लाइफ की बहुत मजबूत कड़ी है। अगर उनमें आप डिससेटिस्फेक्शन कोई करोगे और फिर उसको आप कह दोगे नहीं ये तो ऑफिसर्स ने प्रोजेक्ट नहीं की, तो वो तो एक हमारे अंदर विभाजन करने की बात है ना। काम किसी और का था और थोप किसी और पर है, एक वो बहुत बड़ा मुद्दा है साहब हमारे लिए। तो सर और क्या पॉइंट हैं आपको लगता है कि कोई 10 साल में आप नरेंद्र मोदी ने, मतलब दावा तो यही किया जाता है कि आर्मी में खास तौर पर यहाँ पे मजबूत किया गया है, पीछे ज़्यादा नहीं था, अब ज़्यादा मजबूत है आर्मी? इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर बढ़ा है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एडवांस नहीं था जो आज के दिन फॉरवर्ड एरिया में है। वेपन्स में भी मॉडर्नाइजेशन आई है, पहले शायद इतनी तेज़ी से नहीं आई थी। जैसे मैंने अपनी बात में कहा, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द मैन। इज द असली तेज कौन होता है? पाकिस्तान का 71 में लड़ाई हुई तो उस लड़ाई के अंदर पाकिस्तान के पास अमेरिकन बहुत बड़े बड़े जहाज थे, इंडिया के पास छोटा सा तेजस था, छोटा सा कौन सा था वो, नेट जहाज था, बड़ा छोटा जहाज था। उस नेट जहाज ने उनके छक्के छुड़ा दिए थे, क्योंकि हमारे पायलट उनके पायलटों से लाख दर्जे अच्छे थे। तो मैन बिहाइंड द वेपन। अभी 4 साल के अंदर एक टेक्नीशियन
राफेल का या जो दूसरी मॉडर्न गन आ रही है या जो दूसरे रडार आ रहे हैं, उनका 4 साल में वो क्या सीखेगा? जब तक वो उसको सीखेगा नहीं वो बाहर हो जाएगा। फिर दूसरे आएंगे तो अब की बार फेलियर होगा आदमी की वजह से। वेपन धरे के धरे रहेंगे। पैटर्न टैंक खड़े के खड़े रहे थे, हमारे छोटे छोटे टैंकों ने उनको घुमा दिया था। तो वहाँ पे मार खाएगी फौज, गारंटेड खाएगी, क्योंकि तकरीबन 2/3 आर्मी हाफ ट्रेंड होगी, वो सारे हाफ बेक्ड होंगे, तो वो उनके रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं हो सकता। एक आदमी अगर 10 आदमी लेके चलता है, उन 10 के अंदर उनको कहा जाता है कि तुमने वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। ये सच्ची मुच्ची हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक में कि जब आदमी आगे गए थे तो उनको मालूम था, देख वो बैठे, एक आदमी उनमें से थोड़ा सा डरपोक था, उसने फायर कर दिया, जबकि फायर करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। फायर करके उसने अपनी लोकेशन दे दी, उनको वहाँ से वापस निकालना इतना मुश्किल हो गया था कि सारा ऑपरेशन तो बाढ़ में जाए। ऑपरेशन को भूल गए सारे, वो बोले किसको किसी तरीके से जिंदा वापस लाओ। तो ये एक आदमी की कमी पूरी टीम को फेल कर देगी। तो ये है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। अगर उन्होंने और कुछ आदमी कम करने हैं, जूनियर एनसीसी, सीनियर एनसीसी कंपलसरी कर दो फॉर ट्रेनिंग, 2 साल 3 साल कंपलसरी कर दो सबके लिए, के तौर पे आ सकते हैं। सब कंपलसरी कर दो। वो तुम्हारा जो ढांचा है तो तुम्हारे को उतना गैप मिल जाएगा। जो पेंशन पैसा वैसा आप इकट्ठा करना चाहते हो, जो भी कुछ करना तो वो गैप मिल जाएगा। पर ये नहीं कि कोई एक ऐसी पॉलिसी बना दो कि जो 8 साल के बाद डरावनी हो जाए। इसमें यही होगा। अच्छा। कि अब गया 4 साल में से चौथे साल के अंदर 2/3 वापस आ गए, तो 1/3 रह गए। उसके बाद फिर 2/3 वापस आ गए। 12वें साल के अंदर तकरीबन सारी फौज ऐसी हो जाएगी जो तोते चने की तरह बाजेगी। अच्छा। ये होगा। तो इस पे आप भी आर्मी से ही हैं? हाँ जी, आर्मी से। तो आप कितना सहमत हैं साहब? साहब ने काफ़ी कवर कर दिया, जनरल बिशंबर साहब और कर्नल मलिक साहब ने। तकरीबन पूरा आर्मी का बहुत गहराई से इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है। दो आर्मी की रिक्वायरमेंट है और ग्राउंड की रिपोर्टें अलग है। देखो अब ये आवाम बातें करने वाली अलग हो जाती है, तो ग्राउंड पर काम करते हैं ना, जो जेसीओ एनसीओ और अफसर जब टीम वर्क पर काम करते हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, इतना आसान काम नहीं होता है। तो जो ग्राउंड पर काम करे उन्हीं को पता इन चीज़ों का। तो आपके हिसाब से जो नतीजे हैं, जी आप कुछ जी मैं ऐड करूँगा जी कि लड़ाई जीतने के लिए जो मैन पावर है वो इम्पोर्टेंट है। आप दुनिया में देखो जहाँ पे लड़ाई हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज़ है, मैं उनको नेम नहीं करता, पर वो लड़ाई नहीं जीती क्योंकि उनके पास भाड़े के आदमी हैं। हमारे पास क्या चाहिए? हमें मोटिवेटेड आर्मी। मोटिवेटेड आर्मी कहाँ से होती है? जब परमानेंसी होती है, नॉट टेम्परेरीनेस। हथियार अकेले लड़ाई नहीं लड़ते। आपने देखा ये रशिया के बाद बहुत हथियार हैं, यूक्रेन के बहुत वैसे, यूरोप बहुत हथियार दे रहा है, बट अल्टीमेट विक्ट्री किसकी रहेगी? जिसके पास मैन पावर मोटिवेटेड, दैट इज़ व्हाट। तो हमारा भी मोटिवेटेड मैन पावर पे से सरकार को ध्यान रखना चाहिए। सर अब तो चुनाव आ गया, अब तो खुल के बात ही कर सकते हैं ना। अब तो आर्मी से तो रिटायर हो गए, तो क्या लगता है मूड क्या है खास तौर पे फौजियों का? देखिए भाई, एक बात मैं बताऊं, मैं सच बताऊंगा। मैं एक बात आपको बताऊं, चुनाव हो नहीं हो, हम लोग ना बचपन में नीडर हो जाते हैं। देखो सबसे बड़ा डर एक मैं बताऊंगा। देखो आपने कहा ना कि भाई खुल के बोलेंगे। अगर जिस आदमी में थोड़ा सा भी डर है ना, उसका फौज निकाल देती है। जब बच्चे गए थे तो हमारे में भी डर था। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हम यहीं से शेर होके गए थे, ये फौज की ट्रेनिंग और फौज का वो निकाल देती है। हमारे सामने ये होता है ना सर। हाँ। वो कहते हैं ना जी मैं तो ना सरकारी जॉब करता हूं। नहीं ऐसे है। गांधी जी पे जाओ फिर। गांधी जी ने कहा था आजादी तो इस देश को मिल जाएगी। सबसे बड़ी आज़ादी मैं इस देश के गरीब लोगों में, आम लोगों में जो डर है, उससे इनको आज़ाद करना चाहता हूँ। जो डर है, जो भाई किसी चीज़ का डर नहीं है, जो हकीकत है देश की वो सामने है। सामने ये है कि भाई आज के दिन जो है हमारे इलाके में, मैं पूरी दुनिया देश में घूमता हूँ, लेकिन हमारे इलाके में क्योंकि ब्याह शादियों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, हमारे इलाके में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूड है। क्योंकि 10 साल जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे भूपेंद्र हुड्डा साहब ने प्रांत के लिए बहुत ऐसे काम किए जो कि फ्यूचरिस्टिक काम थे। देखिए
पूरा का पूरा गुड़गांवा बना, पूरा का पूरा अपना क्या बोलते हैं फरीदाबाद बना, इतने बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर। जाके देखो साहब कि कौन सीईओ है, हरियाणा के सीईओ कितने हैं वहाँ, हरियाणा के टॉप मैनेजमेंट में कितने लोग हैं। साहब हमारे लोग सिर्फ लोअर लेवल पे काम के लिए, मजदूरी के लिए सिर्फ थे वहाँ पे, 20% लड़के मिडिल लेवल के होंगे। तो ये सोच कि भाई यहाँ रिजर्वेशन की बजाय एक सोच कि भाई हमारे लोग काबिल होंगे तो अपने आप लेंगे। IIM जैसी चीज़, IIT जैसी चीज़, इतनी सोचना, मतलब एक बहुत लंबी सोच, सैनिकों के लिए सोचना, जैसे हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया था। देखिए पूरी की पूरी एक संस्था बना दी ना कि भूतपूर्व सैनिक आए, उन्हीं की संस्था है, उसने ओपनली बिड किया, आपके मीटर रीडर्स उन्होंने ठेका उठाया, सरकार के साथ बिल्कुल पारदर्शिता से रेट्स फिक्स किए, अपने जवानों की केयर टेक की, समाज की केयर की। जब इस किस्म की, एक तरफ इस किस्म की सरकार हो, एक तरफ इनविजिबल सरकार हो जो सिर्फ नारे लगाने जानती हो, तो हरियाणा का मूड बहुत स्पष्ट है। हरियाणा में लोग जो हैं वो चाहे भूपेंद्र साथ हैं, फौजियों का मूड, मैं हरियाणा के फौजियों का मूड, हरियाणा के फौजियों मूड बहुत स्पष्ट है। हम सारे के सारे चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथ हैं और हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। और क्योंकि हम दुनिया देख के यहाँ आए हैं, हमें पता है हमारे प्रांत ने कितनी तरक्की की है। 10 साल में कुछ भी काम नहीं किया आपके हिसाब से जो मौजूदा सरकार? भाई आपको भी दिख रहा है, मतलब कोई ऐसी चीज हो जो इन्होंने की हो प्रांत में, जो प्रांत की इकोनॉमी, या तो प्रांत आज के दिन नंबर 1 कंट्री में इकोनॉमी पे चला गया हो। एक हमारा स्पोर्ट्स था, उसमें भी जो स्टेडियम्स बन रहे थे उनकी वो चलती गई हो। ये जो मुद्दे हैं, ये आप किसी भी जो एमएलए है ना, उनसे पूछो, जो भी भाजपा के एमएलए से पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो कि भाई क्या किया है आपने। भाई मैं तो वो अपनी लस्सी को खट्टा थोड़ी बताएंगे। वो कोई खट्टी नहीं, लस्सी खट्टी नहीं, जब यहाँ लस्सी है ही नहीं, तुम खट्टी की बात कर रहे हो, मीठी बात कर रहे हो, लस्सी नहीं है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ आपको, 2-4 सड़कों में लस्सी थोड़ी है भाई, रोजगार है भाई। अग्निवीर पे हर एमएलए ने रिजाइन क्यों नहीं किया? हमारे को जब किसानों के साथ हुआ, हर किसी ने क्यों नहीं कहा हमारे किसानों हक क्यों नहीं लिया? जब नहीं लोगे तो भाई ये जमता है। मतलब ये सैनिक जो हैं, ये तो गांव में रहते हैं और इनको गांव में जब कोई दर्द होता है, कष्ट होता है, इनको सबसे पहले होता है, ये इनको कष्ट है। तो इनका मूड बना हुआ है, एक सर्विसमैन का मूड बना हुआ है। आप जो मर्जी कर दो, हरियाणा का एक सर्विसमैन एक है और वो एक वोट चाहता है कि भाई जो भी सरकार अग्निवीर, यहाँ देखो ना कितने परिवार हैं जो सैनिक के उस पे, आप सोचते हो 4 साल के 15 लाख में वो 50 लाख की जिंदगी पूरी कर देगा? हद कर रहे हो यार। तो मतलब इस किस्म की जो सरकार लाएगी, आप सोचते हो भूतपूर्व सैनिक उनको वोट देंगे? हमारा मुद्दे सैनिक है, स्पष्ट है। तो हम कोई मिक्स नहीं करें, तो ना डर ना कुछ और। हम जो अच्छा काम किया सरकार ने, हमने सरकार के नारे हमने लगाए। वो भाई एक मेरे से पूछ रहा था, आपने ये किया वो किया, हमने कुछ नहीं किया। जो अच्छा काम है उसकी प्रशंसा करते हैं। साहब ने किया कुछ चीज़ों प्रशंसा की ना, प्रशंसा की चीज़ प्रशंसा करेंगे, लेकिन जो हमारी चीज़ हमारे हक में नहीं हो रही है, हम उसकी कैसे प्रशंसा करें? जी, मूड बताइए थोड़ा सा, पॉलिटिकल मूड। ब्रिगेडियर साहब ने आपको बता दिया कि अग्निवीर की प्रॉब्लम क्या होगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। रशिया में यूक्रेन में युद्ध चलते कितने दिन हो गए? काफ़ी टाइम हो गया ना। वहाँ पर क्यों नहीं फैसला हो रहा? क्योंकि अग्निवीर हैं। हमारे देश पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान को, बांग्लादेश को लिबरेट कराकर आ गए। हमने कितने दिन लगाए थे? 3 महीने। 3 महीने में हमने वो काम कर दिया जो उनसे 3 साल में नहीं हो रहा। तो ये होता है एक मोटिवेटेड सोल्जर और एक अग्निवीर सोल्जर का। अब तो पॉलिटिकल मूड पूछ रहा हूँ अंकल। नहीं, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ। तो मैंने तो आपको करेंगे ना, मैंने तो आपको ये बता दिया। बता दीजिए, अपने वोट नहीं बताना। मैं तो सरकार के काम का तो मैं बता दूंगा, बाकियों की नहीं कह सकता। नहीं, मैं आप अपना ही मूड बता दें कि यहाँ पे पिछली सरकार से ज्यादा खुश हैं या इससे खुश हैं जो मौजूदा? नहीं, हम पिछली सरकार से खुश हैं। मौजूदा सरकार लड़ाने भिड़ाने का काम कर रही है जो हमें पसंद नहीं आता। हम क्या चीज़ पसंद नहीं आती? जो हमें नहीं पसंद आती, मुसलमान हमारे भाई हैं, शुरू से हम रहे हैं इकट्ठे, एक गांव में रहे हैं। वो लोहार का काम करते थे, हम किसान का काम करते थे, हमारा कभी झगड़ा नहीं होता था। अब 24 घंटे यही एक ही चीज़ चलती है।
मुस्लिम हिंदू हमें नहीं अच्छा लगता। हमारे गांव में शिवालय हैं, आपके भी गांव में शिवालय होंगे, उन शिवालयों में कोई नहीं जाता। अयोध्या मंदिर बना के इनने क्या हिंदुस्तान जीत लिया? को बहुत बड़ी चीज बना दिया अयोध्या मंदिर एक जगह। यस, वो ये कहे कि मैंने एक बहुत बढ़िया टूरिस्ट कम्प्लेक्स बना दिया, हम मानते टूरिस्ट कम्प्लेक्स अच्छा होगा। सरदार पटेल का भी जो बनाया है टूरिस्ट कम्प्लेक्स अच्छा है, और उससे फालतू उसकी कोई वो नहीं है, अहमियत नहीं है। तो बस इतना ही है, और क्या बाकी तो हम अपनी कोई और कोई काम गिनवा सकते हैं आप? कोई काम किया हो तो गिनवाएं, क्या काम किया है? डंडे बजाने के सिवाय और क्या काम डंडे किया? बजाने बस। डंडे बजाने, तकरीबन डंडे बजा रहे, और क्या काम अंकल भी किया? हंस रहे, थोड़ा सा आगे आ जो जाओ। हमने आप बताया आ जाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर बॉर्डर के ऊपर बनाया है, हाँ। बट एट कॉस्ट ऑफ व्हाट? उसी स्ट्रक्चर को यूज करने वाले तो नहीं छोड़े, वो तो उसने ऐसे बना दिए कि आओ जाओ। कैंटोनमेंट्स में हमने इस तरह से प्लानिंग की थी कि भाई हमारे जेसीओज जवान और उनको लंबे तौर तक हमने स्कूल्स बनाए, आर्मी स्कूल, ताकि शिक्षा में एक बहुत बड़ा योग था ना। अब वह कौन 4 साल में तो आ गए, अब घर खाली रहेंगे, कंटोनमेंट्स की कैसे बड़े इश्यूज हैं भाई जो एक दिन नहीं बताए जा सकते। पॉलिटिकल मूड पूछ लेते। पॉलिटिकल मूड ठीक है, पॉलिटिकल मूड या कोई नहीं बताएगा भाई। सरकार तो बता दो अच्छी कौन सी लगी है क्या पिछली? मैं पहले ये बता सकता हूँ, मैं ये बता सकता हूँ, जो ब्रिगेड साहब ने सब ने बताया, हथियार तो आप एक दिन में, एक महीने में काफ़ी बना सकते हो, और एक साल में तो ढेर मार सकते हो हथियारों का। लेकिन जवान को उतना ट्रेनिंग नहीं दे सकते आप 1 या 2 साल में भी। और 4 साल में अगर ट्रेनिंग ले भी लिया और 4 वेल ट्रेन हो गए, फिर बाहर आ जाता है, वो फौज के तो काम का रहता ही नहीं, वो बाहर ही आके कुछ काम करेगा। अगर फौज के अंदर सच्चे देशभक्त सिपाही मोटिवेटेड जवान को लेना है तो पूरी ट्रेनिंग के बाद पूरी सर्विस करने का मौका मिलना चाहिए। तो अब ये बताओ कि ये सरकार ने 10 साल में काम से कितना खुश हैं या पिछली सरकार से खुश थे? देखो जी, जहाँ तक नहीं नेशनल लेवल की बात है ना, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, मोदी साहब दुनिया का सबसे बड़ा और पॉपुलर लीडर है। और नेशन की हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं तो। हरियाणा आपके लोकसभा कौन सी है आपकी? कौन सी लोकसभा से आपकी? कौन सी चीज़? रोहतक से ना। तो रोहतक लोकसभा में एक तो अरविंद शर्मा है सांसद, पिछले थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। तो कामकाज में कौन से बेस्ट? भाई अरविंद शर्मा साहब तो आज तक मेरे को मिले ही नहीं, देखा है। और हुड्डा साहब के तो कई बार हम मिले, हम मेरे ख्याल में महीने में या 2 महीने में एक बार मिलते थे, हमारी बात भी सुनते थे। कामकाज में कैसे लगे? कामकाज में बढ़िया। अच्छा ठीक है। आप कहाँ से हैं? मैं जी रोहतक से। थोड़ी सी आगे आ जाओ। हाँ जी, मैं पूरा आगे आ जाऊँगा। तो आप तो बता दो। हाँ बोलो। कौन सी सरकार बढ़िया लगी? कौन सी? बीजेपी बढ़िया लगी मेरे को तो। बीजेपी बढ़िया लगी। हाँ कोई बात नहीं, कैसे कोई बात नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल हमने बोला। ऐसे देखो, मैं हूँ स्पष्ट वक्ता, आपको बता दूँ मैं। ठीक है, ठीक। आप बताऊँगा मैं, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है मोदी। ऐसे है जी, मेरे को इसलिए लगी, सबसे पहले मोदी ने हमारी जो पेंशन है वो इंदिरा गांधी ने 70% से 50% की थी 1972 में, जबकि हमने 71 की लड़ाई जीत का आए थे हम। उस टाइम उन्होंने 71 की लड़ाई जीत का 72 में की थी, जे कम वो ठीक करेगा, ठीक करेगा। 50% की थी। अभी आज जनरल साहब बोल रहे थे भाई वो 70% कर देंगे, तो मेरे को तो बड़ी खुशी होगी अगर ये 70% कांग्रेस। अग्निवीर पे क्या है? अग्निवीर पे क्या है? हाँ तो मैं बोल रहा सर, बोला था, चलो मैं बीच में आपके में नहीं बोला सर, बाकी आपको तो मैं इसमें बंद कर दूं। नहीं कोई नहीं, आप बोलिए बात। अग्निवीर पे ऐसे है जी, अग्निवीर एक अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? हाँ अच्छा। अगर हाँ। वो 50% कर देते हैं इनको, अभी किए नहीं है 50%, अभी 100%। अभी एक चीज सुनो, अभी वैकेंसी बोल रहे 100% को वैकेंसी मान लो 50,000 है, आर्मी की 50,000 वैकेंसी है, तो उसमें एक 100% जाएंगे तो 1 लाख जाएंगे, तो 1 लाख में जब 50,000 ही तो रहेंगे तो 50,000 तो फालतू हो गए। मतलब 50,000 को तो 4 साल तनख्वाह देगी ना सरकार, भाई वो आ जाएंगे। तो उसमें सरकार का ये नहीं है कि फौज सेना कम हो जाएगी, सेना जो स्ट्रेंथ है ऑथराइज है वो ही रहेगी। जो यहाँ पे किसी ने बोला था, मैं सुन रहा था पीछे, कि वो सेना तो फिर ऐसे तो खत्म ही हो जाएगी, सेना कभी खत्म नहीं होती। हो सकती है ना? और बताओ, तो आप लोकसभा तो आपकी रोहतक ही पड़ती है ना, तो आपके सांसद अरविंद शर्मा है, उनका कामकाज और पिछले जो सांसद रहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कामकाज, दोनों का कंपैरिजन करते तो आपको कौन सा बढ़िया लगता है? देखो इसमें जी कंपैरिजन में काम में मेरे को दीपेंद्र हुड्डा ज्यादा लगता है, और जबकि मैं बीजेपी का हूँ और 29 साल से बीजेपी में हूँ। अच्छा। इससे बेटर देन अरविंद शर्मा। अच्छा जो सही होगी बताएंगे, यहाँ सच्चे हैं। ये अपनी एक राय है।
तो ये थे सारे पुराने धुरंधर हैं आर्मी के, और उन्होंने बिल्कुल खुल के बात की उन्होंने, और जो अग्निवीर के पीछे की कहानी भी बताई, और जो इसके जो परिणाम हैं वो हमें भविष्य में पता लगेंगे कि उसका कितना नेगेटिव और पॉजिटिव है। फिलहाल मूड भी बताया इन्होंने, पॉलिटिकल मूड, और कईयों ने खुल के बताया, कईयों ने संकेतों में समझा दिया, और आप इस वीडियो में वो सब सुनेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा। नमस्कार।